अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सबको आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलें अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टाइम जो लेक्चर था वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन पर था। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसको हम क्विकली गो थ्रू करेंगे और नेक्स्ट टाइम मूव ऑन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन में हमने फर्स्ट डिस्कस किया था जो वो प्रिवेंशन की डेफिनेशन थी। हाउ टू प्रिवेंट from illness. Prevention is an action aimed at eradicating, eliminating, or minimizing the impact of disease and disability. उसके बाद हमने इसके लेवल्स किए थे। लेवल्स होते हैं हमारे पास प्राइमोडियल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन। उसके बाद हमारे पास इसमें एक हमने कॉलम में इसको किया था एक्सप्लेन कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है, जब अंडरलाइंग कंडीशन लीडिंग टू काजेशन होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन स्पेसिफिक काजुअल फैक्टर्स होते हैं। सेकेंडरी अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, टर्शरी लेट स्टेज ऑफ डिजीज। ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे। आगे हमारे पास प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बारे में हमने बात की थी कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है। हमने जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की है, अंडरलाइंग कंडीशन लीडिंग टू काजेशन, उसके हवाले से हमने इसको डिफाइन किया कि हमारे पास कोई भी इमरजेंस है, उसकी डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क जो होंगे वो कंट्रीज के हो सकते हैं या फिर हमारे पास किसी भी पॉपुलेशन में हो सकते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में होता है कि हमें उसकी क्रोनिक डिजीज को स्प्रेड होने से रोकना होता है। कोई भी एग्जांपल है हमारा, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन जो है वो हम डिसीज हम इससे बात करते हैं कि हमने ये चाइल्डहुड से ही इसको हमने एम रखना होता है ताकि हम अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिकल एक्सरसाइज है, ईटिंग पैटर्न्स हैं या फिर स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्रिमोडियल प्रिवेंशन में हमारे पास था कि हमारे पास प्रोग्राम्स हम कौन कौन से करवा सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करवा सकते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करवा सकते हैं, नेशनल पॉलिसीज बनाएंगे। उसके अलावा हमने नेशनल कम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज जो है डिस्करेज करेंगी स्मोकिंग को। ये तमाम चीज़ें हमने उससे रिलेटेड बात की थी। आज हमारा जो है वो टॉपिक है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जो हमने आज पढ़ना है वो हम यहाँ से हम यहाँ से पढ़ते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या चीज़ है। प्राइमरी प्रिवेंशन हमने बात की थी कि इज डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, कि हमने वो एक्शंस करने हैं जो हमारे पास किसी भी ऑनसेट ऑफ डिजीज से पहले उसको रोकने के लिए। इट सिग्निफाइज हमारे पास इंटरवेंशन प्री पैथोजेनेसिस फेज को हम कहते हैं, जब हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड भी इसमें हम देखें कंसिडर करते थे कि एक चीज़ स्प्रेड हो रही है, चीज़ डिजीज आ गई है आपकी किसी एक सोसाइटी में, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज करेंगे। हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। हम हेल्थ प्रमोशन या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात हमने कल थोड़ी सी बात की थी, उसमें हमने हेल्थ एजुकेशन की थी, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस की थी, न्यूट्रिशनल की बात की थी, लाइफस्टाइल की बात की थी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में इम्यूनाइजेशन, इम्यूनोप्रोफिलेक्सिस की बात की हमने। ये सारी हम कल डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हेल्थ प्रमोट हम कैसे करेंगे। हेल्थ प्रमोट आप कैसे करते हैं? हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी डिजीज है तो वो डिजीज हमारे पास क्या करेगी, जब तक होस्ट एजेंट और एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल ट्राइएड के ये सारी चीजें मैच नहीं करेंगी तो कोई भी डिजीज स्प्रेड नहीं होगी। हमने हेल्थ को प्रमोट करना है, तो हेल्थ प्रमोट करने से हम क्या कर रहे हैं, हम होस्ट को अवेयरनेस दे रहे हैं एजेंट के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसमें हम उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हमारा होस्ट जो है वो उससे उसको स्ट्रेंथन हो सके और डायरेक्ट टूवर्ड्स दी प्रमोट किया जा सके ताकि हम डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सकें या डिजीज अक्कर होने से रोक सकें। इसमें मेन है एम होता है हमारा to enable people to increase control over the health or to improve overall health। आगे हम चलते हैं, एम क्या है जी? हेल्थ एजुकेशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, बिहेवियर चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे।
हेल्थ एजुकेशन में हम देखते हैं कि हेल्थ एजुकेशन क्या चीज़ है। हेल्थ एजुकेशन होती है इम्प्रूव करना हेल्थ हैबिट्स को, जो हमारे कॉन्शियस लेवल में एक कम्युनिटी में हम करते हैं। मसलन हम न्यूट्रिशनल स्टेटस इंक्रीज करेंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट उसका बेहतर करेंगे, हाउसिंग को, वाटर को, सप्लाई को, एक्सक्रीटा को, डिस्पोजल को, जो हमारी चीज़ें मेंटेन करवा सकेगा, हम इन पे बात करेंगे। एक किसी भी जगह पे आप जो हेल्थ एजुकेशन देंगे उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। गुड वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो गुड वर्किंग कंडीशंस में हमारे पास आ जाएगा कि हम एक पर्सन एक अच्छे तरीके से वो उस तरीके से चला सके। पीरियोडिक सिलेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्क पॉपुलेशन है, उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कौन से टाइम पीरियड में कौन सा पॉपुलेशन जो है वो एट रिस्क है, हमने उनको एग्जामिन करना है, या हम तमाम लोगों को उस हवाले से अवेयरनेस करते हैं। ठीक है जी। Sorry। इसमें हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोविड आया था तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था। कुछ हमारे पास सेमिनार्स होते थे, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती थी, हमें बताया जाता था कि आपने ये एक्टिविटीज़ करनी है, एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा हमें बताया जाता था कि आपने लाइफ स्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है। उसके अलावा हमें बताया जाता था कि आपने किन किन चीज़ों से बचना है। दूसरा हमें बताया जाता था कि हमने कैसे उस चीज़ से रोकना है, यानी कि लॉकडाउन वगैरह। जैसे हम लोग ये आपने देखा था कि जब हमारे पास लॉकडाउन थे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम उस बात तक पहुँचे। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब है कि हम उस स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड हम उसमें बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कंडीशन of for normal mental physical functioning of the human beings and improve it includes the promotion of health, prevention of sickness, care of individuals। जब हमारे पास एक स्पेसिफिक फाइंड हो गया है कि ये एजेंट हमारे पास डिजीज स्प्रेड कर रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उस बात को चलाएंगे इस तरह से कि हमने उस स्पेसिफिक एजेंट के हवाले से चलना है। मैंने पहले जब हम ये बात कर रहे थे प्राइमोडियल की, प्रिवेंट प्राइमरी की, तो हमने बात की थी कि डेंगू या मलेरिया, तो मलेरिया से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मलेरिया में हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि हम मलेरिया वाले मच्छर से बचने के लिए हम जो तदाबीर इख्तियार कर रहे होते हैं उन्हें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी कंसिडर करते हैं। इसमें हमारा इंटरवेंशन एम्स क्या है? इंटरवेंशन है, इम्यूनाइजेशन है, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है, कीमोप्रोफिलैक्सिस है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी एक्सीडेंट्स है, कंट्रोल ऑफ जनरल एनवायरनमेंट है, या फिर हमारे पास अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जी। ठीक, ये तमाम तर चीज़ें हमारे पास शो करती हैं कि हम किन चीज़ों को मेंटेन करने से, अगर हम इन 5 चीज़ों पर काम करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मलेरिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इम्यूनाइज हैं, इंटरवेंशन हुई हुई है नहीं हुई, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, हम फूड लें, इस तरह की चीज़ें लें ताकि न्यूट्रिएंट्स बेहतर हो सकें, केमिकल से हम कौन कौन सी मेडिकेशन ले सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, कौन से वर्कर्स में हो सकता है, नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सीडेंट है तो उसमें भी हमारे पास ये सारी चीज़ें, उसमें आप देखें कंट्रोल ऑफ द जनरल एनवायरनमेंट है कि हम एरिया नीट एंड क्लीन करवा दें, अगर एलर्जेंस है तो हम बच सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, इन चीज़ों को खास कर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इंक्लूड्स हमारे पास क्या क्या करती है, चूज और स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, जैसे कि आपके पास बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर वैक्सीन हैं, कीमोप्रोफिलैक्सिस में टेट्रासाइक्लिन्स हैं और कोलरा है, Absent for the leprosy, chloroquine of malaria, use of the specific nutrient, vitamin A for children, iron folic acid, tablet pregnant mothers के लिए, ये तमाम तरह न्यूट्रिएंट्स हैं। हमने देखा होगा कि बच्चों को जब भी हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में हमें विटामिन
ए के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, आयरन के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, फोलिक एसिड प्रेगनेंट लेडीज को दिए जाते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें आयरन फोलेट होती है। उसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, तो हम हेलमेट इस्तेमाल कर सकते हैं, सीट बेल्ट लगा सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ लोग जो रोड पे वर्क कर रहे होते हैं, तो उन्होंने ये देखा होगा कि जो हमारे जितने वार्डन्स होते हैं उनको हम एक जो है वो स्टैंडी देते हैं, जिसके साथ जिसके साई के नीचे वो खड़े होते हैं, और उसके अलावा वो सर पे कैप पहनी होती है, अवेयरनेस ऑफ एलर्जेंस। तो आपने देखा होगा कि आपको जैसे एलर्जी का मौसम होता है या एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, ये मोस्टली मास्क वेयर कर लेते हैं कोई ताकि कोविड से एलर्जी ना हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर पोल्यूशन, आप उसके लिए मास्क यूज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे पास किसी भी डिजीज से सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है जी? प्राइमरी प्रिवेंशन हमने कर ली, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या चीज़ है हम उस पर बात करेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या चीज़ थी कि progress of a disease and its incident stage, inspired stage, prevent complication। आपने इसमें कॉम्प्लिकेशन को रोकना है। हमारे पास डिजीज अगर होगी, अब हमने उसमें होने वाली कॉम्प्लिकेशन को रोकना है। ठीक? ये हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन है। स्पेसिफिक इंटरवेंशंस, अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है, इसमें स्क्रीनिंग कर सकते हैं आप, केस फाइंडिंग कर सकते हैं, एग्जामिनेशन किया, फॉर एग्जाम्पल हम ब्रेस्ट एग्जाम कर रहे हैं तो हमें ब्रेस्ट सर्फ एग्जाम किया जा सकता है, पैप्स में टेस्ट करवाया जा सकता है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की जा सकती है, एडिक्वेट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन का अटेम्प्ट क्या करते हैं हम? अरेस्ट करेंगे, एक पेशेंट अरेस्ट हो गया हमारे पास एक डिजीज प्रोसेस में, रिस्टोर करनी है उसकी हेल्थ, तो हम उसके लिए अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज को ट्रीट करेंगे इफ इट बिफोर इरिवर्सिबल, कि उसको उस हद तक ना जाने दें कि वो इरिवर्सिबल स्टेज आ जाए, उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस जो टेक प्लेस होनी है उनको हमने बिफोर इरिवर्सिबल स्टेज पहुंचने से पहले पहले हमने रोकना है। रिवर्स कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, तो हमारे पास किसी भी अब एग्जाम्पल कोई भी हम डिजीज के अगर एग्जाम्पल लें तो उसमें हमारे पास जो जो मसाइल हो सकते हैं जो रिवाइव नहीं हो सकते, मोस्ट कॉमन आपने देखा होगा कि टीबी में हमारे पास लंग फाइब्रोसिस हो रही होती है। तो टीबी का पेशेंट हमारे पास, टीबी पहले तो हम टीबी से बचा रहे थे, अब टीबी हमारे पास पेशेंट को अक्कर हो चुका है। ट्यूबरकुलोसिस की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि लेवल टर्म हमारे पास टीबी चलता है, तो मैंने इसलिए बार बार टीबी कर रहा हूँ, किसी को समझाते वक्त आप लोग ट्यूबरकुलोसिस में बात नहीं करते रहे। ट्यूबरकुलोसिस जो है हमारे पास, ट्यूबरकुलोसिस वाला जो पेशेंट होगा वो हमारे पास लंग फाइब्रोसिस के साथ प्रेजेंट करना शुरू करते हैं अगर हम उसको मीन वाइल अर्ली डायग्नोज नहीं करते या उसको अर्ली हम उसको ट्रीट नहीं करते, तो हमने उसको कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने से रोकना है। बेसिकली इसमें हमने वो करना है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारी कम्युनिटी को फ्रॉम एक्वायरिंग एंड द इन्फेक्शन and thus provide advanced secondary prevention for the infected ones and primary prevention for the potential contacts। हमारा काम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होता है उसे सेपरेट रूम या सेपरेट एरिया में जो होता है वो उसे भेज देते हैं, और वहाँ पे हम जब उस एरिया में एंटर होते हैं तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा उसने मास्क पहना हो, उस पेशेंट ने, और आपने मास्क पहना। आप जो मास्क पहन रहे हैं वो आप प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए पहन रहे हैं, जो उसने मास्क पहना हुआ है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए पहना है कि ऐसा ना हो उसको जो डिजीज है वो आगे स्प्रेड हो और उस डिजीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उसको मजीद उसको कोई और कोमॉर्बिडिटी ना हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास वो डिजीज स्प्रेड हो जाए या डिजीज हमारे पास वर्स होना स्टार्ट हो जाए और हम उसकी जो है उसको रोक ना सकें और वो इरिवर्सिबल स्टेज पर पहुंच जाए। ओके, इसके बाद हम आगे बात करते हैं स्कैंडरी प्रिवेंशन में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए।
ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे पास कंप्लीट क्योर होना चाहिए उस चीज़ का, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज प्रोसेस का हमें पता होना चाहिए, उससे हम बच सकें, प्रिवेंट कर सकें स्प्रेड होने से डिजीज को, और उसके जितने केसेस हैं उनका हमें पता होना चाहिए, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एंड सीक्वल ऑफ द डिजीज क्या है हमें वो पता होना चाहिए, हमारा जो है टू शॉर्टन द पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी हमें वो भी पता होना चाहिए। आपको हमने जब लास्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी एम्स ऑफ एपिडेमोलॉजी क्या होते हैं, एपिडेमोलॉजी में हमारे पास एम्स थे व्हाट व्हेन व्हाई हाउ वेयर, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें आप देखिए फिट आ रहे हैं। हमें डिजीज के बारे में उसका जो पता हो, वो प्रोग्रेस कैसे कर सकती है, स्प्रेड कैसे हो सकती है, क्योर कैसे हो सकती है, उसका सीक्वल क्या हो सकता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, और उसकी वजह से डिसेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, ये हमारा तमाम तर चीजें इसमें कवर होता है जी। अर्ली डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस आप सब लोगों को पता है कि किसी भी डिजीज के प्रोग्रेस होने से पहले हम कोई एसिम्प्टोमेटिक हमारे पास पेशेंट ज्यादातर आएंगे इसमें, तो हम उसमें डिजीज को अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, उसे हम कहेंगे अर्ली डायग्नोसिस। इसमें क्या करते हैं, अरेस्ट स्टॉप्स द डिजीज प्रोसेस, हम डिजीज के प्रोसेस को रोक देते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं हेल्थ को, ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजी में जाने से पहले पहले, और रिवर्स कर सकते हैं कम्युनिकेबिलिटी को इन्फेक्शियस डिजीज से। स्क्रीनिंग की जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल हमने डायबिटीज में देखें तो आप देखिए स्क्रीनिंग सर्वे, ये हम स्क्रीनिंग करने से हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर इन लोगों में स्क्रीन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पेशेंट में डायबिटीज है क्या नहीं है। हालांकि हमारे पास डायबिटीज जब वो एंड स्टेज तक पहुंचती है तो तभी हम सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो तब हम उसको ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, तब हमारे पास वो क्यूरेबल इरिवर्सिबल हो चुकी है। जबकि आप डायबिटीज को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लें और उसको ट्रीट करें तो पेशेंट आपका डायबिटिक फ्री हो सकता है। अब हमारे पास जो है, हमारे पास अपने इसमें देखेंगे HbA1c करवाते हैं, पहले आप लोग जो थे सिर्फ और सिर्फ रैंडम ग्लूकोज लेवल चेक करवाते थे या फिर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल करवाते थे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा के हम लोग डिस्कस करते थे, तो उसके बाद हमें जाके आइडिया होता था। अब हमारे पास HbA1c के साथ अगर हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं पेशेंट में, तो हमारे पास काफ़ी हद तक हमें एक रफ एस्टिमेट हो जाता है कि इतने पेशेंट्स में हमारे पास इतने लोगों में ये डिजीज के बढ़ने के या डिजीज अक्कर होने के चांसेस हैं। मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे जिनमें अर्ली डायग्नोसिस की वजह से डायबिटीज को इरिवर्सिबल पैथोलॉजी से पहले नहीं। टर्शियरी प्रिवेंशन जो लास्ट थी जिसमें हमारे पास था कि अर्ली स्टेज भी गुजर गई, हमने उसके लिए प्राइमरी काम भी नहीं किया, उसके लिए हमने जो है प्राइमोडियल को वर्क भी नहीं किया, सेकेंडरी भी डिजीज हो चुकी है, अब हमें उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, उसकी वजह से होने वाली डिसेबिलिटीज, और उन डिसेबिलिटीज को हमने रिहैबिलिटेट कैसे करना है, हम इसमें उसकी बात करते हैं। टर्शियरी प्रिवेंशन, ये जब प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पे हम वो बात करेंगे किसी डिजीज से को लेके, हम उसमें वो करेंगे कि हमारे पास एनालिटिकल स्टडीज के बारे में बात करेंगे, स्टडीज कैसे कर सकते हैं, रेट्रोग्रेड और रेट्रोस्पेक्टिव भी होती हैं, ठीक है, उसमें हम कैसे करेंगे, कैसे कैसे वो सारा डिस्कस तब करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये प्राइमोडियल क्या था, प्राइमरी क्या था, तब ये सारी आपको केस स्टडी दी जाएगी, उसके बाद से आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। Tertiary prevention is used when the disease process has advanced beyond its early stage. Early stage से जो हमारे पास process है advanced हो चुका है. It is defined as all the measures available to reduce or limit impairment and disability. तमाम तरह हमारी कोशिश जो है कम पड़ गई और हमारे अंदर डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट है जिसकी मजीद जिससे प्रमोट द पेशेंट्स एडजस्टमेंट इन रिमेडिबल
कंडीशन, तो वो इस कंडीशन में पहुंच गया जिसे हम रिहैबिलिटेट करें, उसमें डिसेबिलिटी होंगी। हमने करना क्या है, इसमें भी हमारा कुछ एम तो होना चाहिए कि अब एक बंदे को डिजीज हो गई है, उसकी वजह से उसको कोई डिसेबिलिटी भी हो रही है, तो हमारा कुछ तो एम होना चाहिए ना कि उसको हम किसी जगह पे रोकें, किसी जगह पे उसको प्रिवेंट किया जाए, किसी तरह उसको लाइफ को बेहतर किया जाए या वापस उस जगह पर जिंदगी को चलाया जा सके। Disability limitation intervention that should be accomplished in the stage of tertiary prevention क्या हो सकती है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, कि हम लिमिटाइज कर दें कि डिसेबिलिटी अगर भी है तो उसको लिमिटाइज कर दें, रिहैबिलिटेट कर दें, उस हिस्से को मेंटेन करवा दें किसी। आप लोगों ने डिसेबिलिटी लिमिटेशन की बड़ी कॉमन एग्जांपल देखेंगे, आप लोग हॉस्पिटल में जितने आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को नजर आएगा कि हमारे पास डायबिटिक फुट के साथ पेशेंट आता है, टो के साथ पेशेंट आता है, फिंगर उसकी कट करते हैं ताकि उसके पूरे पाँव को मेंटेन करवाया जा सके, उसकी डिसेबिलिटी को यहीं पे लिमिटाइज करवा दिया जाए ताकि उसका जिंदगी जो है वो कंटिन्यूसली वो अपनी वॉकिंग कंटिन्यू कर सके, वरना पूरे पाँव पे गैंग्रीन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं डिजीज आर ऑफन नोन to medical condition that are associated with the specific symptoms and signs। हमारे पास डिजीज हो, डिजीज क्या होती है, वो हमने बात की कि हमारे पास वो कंडीशन जिसमें हमारे पास सिम्टम्स और साइंस की वजह से एसोसिएटेड जो है मेडिकल कंडीशन हुई। इम्पेयरमेंट क्या होता है, इससे इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट होता है एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो हमारे पास कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या जो है हमारे पास साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कोई एबनॉर्मलिटी या कोई लॉस हो गया, उसे इम्पेयरमेंट कहते हैं। डिसेबिलिटी की बात करें, any restriction or lack of ability to perform an ability in normal range of human, उसकी वजह से इम्पेयरमेंट की वजह से हमारे पास डिसेबिलिटी हो गई, कि एक रेस्ट्रिक्शन आ गई है। अगर अब हमारे पास वहाँ पे फिंगर जो है, हमने अगर उस पेशेंट की फिंगर कट कर दी और गैंग्रीन को रोका, लेकिन गैंग्रीन उसका पेशेंट का जो है वुंड हीलिंग नहीं हुई डायबिटिक फुट की वजह से, अपनी कंप्लीट फुट उसका एम्पुटेट करना पड़ा, तो उसकी वजह से हमारे पास पेशेंट में डिसेबिलिटी हो चुकी है। पहले इम्पेयरमेंट हुई थी, डायबिटिक फुट हुआ था, अब हमारे पास डिसेबल हो गया पेशेंट कि वो मूव नहीं कर पाता उस एरिया की वजह से। एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी, अब वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई है या कोई लैक ऑफ एबिलिटी हो गई है परफॉर्म करने में उसके नॉर्मल रेंज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, द नॉर्मल रेंज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हैंडीकैप, डिसेबिलिटी की वजह से हैंडीकैप हुआ, परमानेंट डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। गैंग्रीन की वजह से हमने कट किया था, उसका सारा फुट हमने कट कर दिया था, तो पेशेंट हैंडीकैप हो गया, वहाँ पे उसका फुट अवेलेबल, अब हमने उसको एक जो है सपोर्ट देनी है जिसके साथ वो मूव, ये हमारे पास डिसेबिलिटी जैसे चल रही है। अब रिहैबिलिटेशन हम कैसे करेंगे, कि रिहैबिलिटेशन में रिहैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन अगर हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन इज अ कंबाइंड एंड coordinated use of medical, social, educational, vocational measures for the training and retraining the individual to the highest possible level of functional ability। Rehabilitation आपने नॉर्मली सुना होगा डीपीटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। बेसिकली हमारे पास रिहैबिलिटेशन जो होता है, या आप लोगों ने कॉमनली ये सुना होगा, ये तो वैसे लेमैन को भी पता होता है कि हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं। आप रिहैबिलिटेशन में क्या आपका एम है या क्या आप कर रहे होते हैं, आप उसको किसी कंबाइन कर रहे होते हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, जिसको मेडिकल को, सोशल को, एजुकेशन को, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं वोकेशनल मेजर्स के साथ, और पेशेंट को ट्रेन करते हैं कि आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। आप लोगों ने, हाँ वैसे तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं,
आपने कॉमनली देखा होगा कि आपके पास एम्पुटेशन वाले, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आसानी से समझ आ सकती है, हर बंदा देख सकता है। किसी पेशेंट का फुट का हमने एम्पुटेट किया था, किसी की लेग एम्पुटेट की थी, तो वो वहाँ पे हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर पर आते हैं और वो डिसेबिलिटी को कवर करने के लिए वो उसका वो मूव, उनको वो लिंक बना के दिया जाता है, वो उस लिंक के साथ मूव करते हैं अपनी लाइफ को। अब वो पहले जैसी तो परफॉर्म नहीं हो सकती, लेकिन उस एबिलिटी को करने की 80% तक वो अचीव कर लेते हैं, इसलिए हम उसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं कि पेशेंट वॉक कर सकता है दोबारा से। रिक्वायर्स कोऑपरेशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे इसलिए काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन देखें, रिहेबिलिटेशन मेडिकल रिहेबिलिटेशन है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन है, सोशल रिहेबिलिटेशन है, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन है। मेडिकल, आप मेडिकल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकली आपको देखा होगा आपने, जैसे हमारे पास ये कितने सेंटर्स होते हैं ये रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, ये क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं वो तमाम। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, एग्जांपल ऑफ द रिहैबिलिटेशन। एग्जांपल ऑफ द रिहैबिलिटेशन जो होती है, एस्टैब्लिशिंग स्कूल्स फॉर ब्लाइंड, जैसे कि हमने ब्लाइंड्स के लिए स्कूल बनाए हुए हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं, जो फिजियो करवा रहे होते हैं। उसके अलावा प्रोस्थेटिक रिस्टोर ऑफ लॉस्ट टूथ, प्रोस्थेटिक आपको टूथ रिस्टोर करते हैं, तो प्रोस्थेटिक रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट टूथ कहते हैं। फिर आपका टूथ लॉस्ट हो गया तो वहाँ पे आप प्रोस्थेटिक, वहाँ पे कोई इम्प्लांट लगवा लेते हैं या कोई प्रोस्थेटिक बनवा लेते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज इन लेप्रोसी, लेप्रोसी में आप लोग रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हैं, लेप्रोसी कोढ़ की बीमारी होती है उसको करते हैं, उसमें हमारे पास जितनी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है ताकि उनकी स्किन को हम मेंटेन करवा सकें। मैस ट्रीटमेंट अप्रोच इंक्लूड्स, हमारे पास मैस ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए इसमें। जुवेनाइल मैस ट्रीटमेंट है, सेलेक्टिव मैस ट्रीटमेंट के थ्रू, टोटल मैस ट्रीटमेंट के थ्रू, या फिर टाइप्स। The type of approach used depends on the nature of disease and incidence of disease. मैस ट्रीटमेंट अप्रोच में हमारे पास ये जुवेनाइल मैस और सिलेक्टिव मैस, ये हमारे पास बेसिकली टोटल मैस की तमाम ट्रीटमेंट्स के प्रोसीजर्स हैं। ये आप लोगों को फिलहाल में इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ना समझ आए तो आप बता दीजिएगा, हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। आज हम लेक्चर को आगे करते हैं। Difference between prevention, promotion, and cure. Prevention is the act of taking steps to stay healthy, while promotion is a marketing strategy, and cure is treatment and restore health. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिवेंट करना है हमने हेल्थ को, उसको हम जो स्टेप्स टेक प्लेस करेंगे वो हमारे पास प्रिवेंशन है, वाइल प्रमोशन जो है उसी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए कि ये खराब ना हो और दोबारा से बेहतर हो जाए, उसे हम प्रमोशन करते हैं। बाकी इसमें आपके कुछ ये थे, उसके जो गोल है, अप्रोच है या एग्जाम्पल है, हम उसको देख लेते हैं। अगर हम देखें प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में हमारा गोल होता है टू कीप पीपल हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। हमने लोगों को बीमार होने से बचाना है, उनमें इंजरी होने, उसमें अर्ली डेथ होने से बचाना है। अप्रोच क्या है हमारी? प्रोएक्टिव, फोकस हो हम ऑन डिजीज काजिंग फैक्टर्स पर। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम किसी को लाइफस्टाइल के हवाले से देखें तो लाइफस्टाइल उसका देखें, गेटिंग वैक्सीनेटेड देखें। प्रमोशन का क्या काम है? प्रमोशन होता है जी टू प्योर, टू proceed the word about a product, service or company, कि हम किसी एक चीज की प्रमोशन कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट क्या है, उससे क्या क्या हो सकता है, उससे क्या क्या चीजें की जा सकती है, ठीक है, प्रोडक्ट है हमारा। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज को, उसकी मेडिसिन लेकर आते हैं तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, या हमारे पास कोई डिजीज हो रही है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारी अप्रोच क्या होगी? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते हैं, क्रिएट इंटरेस्ट करते हैं लोगों का ताकि लोग उसको परचेज कर सकें, लोग उसको परचेज करें, लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग सेल, क्रिएटिंग ब्रांड इक्विटी, इम्प्रूविंग पब्लिक इमेज। अगर नहीं समझ आ रही तो इसकी आसान से मिसाल है कि जब हमारे पास कोविड आया था तो हैप्पी फाइजर वाली वैक्सीन लगवाते होते थे सब लोग, याद है आप लोगों को?
बाकी लोग कहते थे नहीं, ये जो दूसरी चाइनीज कंपनी से आई है, ये नहीं हमने लगवानी, आपके बेहतर वाले लगवानी। क्योर, अब क्योर क्या है? क्योर है टू हील और रिस्टोर हेल्थ। आपने रिक्योर करना है या हील कर लेना है उसको, हेल्थ को। उससे आपके पास क्या होगा? गेट रिड ऑफ द डिजीज। आप डिजीज या इलनेस से आप बचे, जो आप खराबी हुई थी उसको आप ठीक कर, उसको हम क्योर कर रहे हैं। इसमें आपका फोकस होता है क्यूरिंग अ डिजीज और ट्रीटिंग सिम्टम्स। हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, ये हमारे सिम्टम्स हैं जिनको हम ट्रीट करके फोकस करवा सकते हैं। अगर हम एग्जांपल दें इसमें, ट्रीटिंग एन इंजरी, इलनेस और इम्पेयरमेंट। कोई भी इंजरी हुई है, उसमें कोई इलनेस हुई है हमारे पास, या फिर कोई इम्पेयरमेंट है, तो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो उसको क्योर करते हैं। प्रमोशन होता है किसी भी चीज़ को हम उसको लोगों की पहुंच तक, लोगों को अवेयरनेस दें ताकि लोग उसको जो है उसकी तरफ मायल है, उसे हम प्रमोशन कहते हैं। और प्रिवेंशन कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ से नुकसान हो सकता है, उस चीज़ से हम लोगों को बचाएं, तो उसे हम प्रिवेंशन कहते हैं। लेकिन यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को सबको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई आज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी बता दें, और अगर कोई प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है तो क्वेश्चन बता दें, क्योंकि स्टार्ट में मैं क्वेश्चन कर नहीं सकता कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, अदरवाइज लेक्चर हमारा कवर हो गया। नो क्वेश्चन? चलो ठीक है, जब अल्लाह हाफिज। टुमारो सेम टाइम लेक्चर होगा, मॉर्निंग में। आज ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस में लेक्चर नहीं है।